मन्नू के कहने पर गौरव खाने की प्लेट रखने के बहाने किचन में गया था और बापूश्री की बातें सुन रहा था। बापूश्री ने जैसे ही मीरा से कहा कि जीवन तो तुझे इसी के साथ बिताना पड़ेगा, गौरव दौड़ता हुआ मन्नू के पास वापस आया। मनु सर भाग के क्यों आया? वो बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज है। तो उसके लिए भाग के आने की क्या जरूरत थी? फोन चालू है ना, बाहर से ही बता देता। अरे हाँ, लेकिन अब तो आ गया ना। सुनो, बापूश्री ने मीरा को शायद ये बताया है कि आप उसके होने वाले पति हो। क्या? गौरव ने किचन के बाहर जो भी कुछ सुना था सब बता दिया। तू सही कह रहा था यार, कहीं ऐसा ना हो ये लोग जबरदस्ती मेरी शादी कर दे। यहाँ से तो निकलना पड़ेगा। तू एक काम कर, बाहर जा और पता कर कि मेरी गाड़ी कहाँ लगी है। थैंकफुली एक्सीडेंट सिर्फ मेरा हुआ था, गाड़ी बिल्कुल ठीक है। गौरव हाँ में सिर हिलाते हुए जाने ही लगा था कि रुका। ओह शिट, आपके फोन की बैटरी डाउन हो रही है। हाँ काट दे, जब जरूरी बात बतानी हो तब। जरूरी बात तो ठीक है, पर मैं अपना फोन लेके जाऊंगा। मन्नू ने बहस करने से पहले ही चुपचाप उसके एयरपोर्ट्स और उसका फोन लौटा दिए। गौरव आश्रम के मैदान में आकर इधर उधर देखने लगा। वहाँ बहुत सी कार्स खड़ी थी, पर गौरव की सिल्वर वैगनार उसे कहीं नहीं दिखाई दी। मैदान के लास्ट में एक छोटा सा गैराज बना हुआ था। गौरव वहाँ पहुँच गया। अंदर झांकने पर उसे एक आदमी कार की नंबर प्लेट बदलते दिखाई दिया। ओह पैंचोद, ये तो मनु सर की कार है, लेकिन ये इसकी नंबर प्लेट क्यों बदल रहा है? गौरव दबे पांव अंदर गैराज में घुस गया। मैकेनिक की पीठ गौरव की तरफ थी। गौरव को चारों तरफ ढेर सारी नंबर प्लेट्स दिख रही थी। उसके मन में आया कि वो मन्नू को फोन मिलाए, पर बिना एयरपोर्ट्स के मन्नू को कुछ सुनाई नहीं देने वाला था। यहाँ उसकी कार की नंबर प्लेट ही बदली जा रही थी। गौरव ने वहीं पड़ा एक रेंज उठा लिया। मैकेनिक को हल्की सी आहट हुई। गौरव जल्दी से एक बॉक्स के पीछे छुप गया। मैकेनिक ने 2 मिनट इधर उधर देखा और फिर अपने काम में लग गया। गौरव फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैकेनिक बैक साइड की नंबर प्लेट चेंज कर चुका था। अब वो फ्रंट की तरफ जा ही रहा था कि उसकी नजर गौरव पर पड़ी। गौरव हाथ में रिंच लिए अलर्ट हो गया। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे? मैं इस गाड़ी के मालिक का असिस्टेंट हूँ। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो उसके साथ? गाड़ी डैमेज भाई, 2 घंटा और लगेगा। तुम जाओ हॉल में जाके बैठो, जब सुधर जाएगी तो आवाज लगा ही दूंगे। ओहो अच्छा, देख ज्यादा चंट मत बन। तू नंबर प्लेट बदल रहा था इसकी, मैंने देखा भी। बता, किसने कहा तुझे ये करने को? जल्दी बता, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस को बुलाएगो? जा बुला ले, यो गाड़ी के पुलिस वाला ही चलाएगी। जा बुला। गौरव सोच में पड़ गया। बिना मन्नू से डिस्कस किए उसे कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं लग रहा था। गौरव ने एक बहाना चलाया। अच्छा ठीक है, मैं जाकर बापूश्री से बात करता हूँ। जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा। हाँ जा निकल। गौरव अलर्ट मोड में ही तुरंत गैरेज से बाहर आया और सारी बातें मन्नू को मैसेज करके बता दी। मन्नू ने तुरंत रिप्लाई किया, तो वहीं रुक, मैं आता हूँ। 15 मिनट बाद मन्नू एक छड़ी लेकर लंगड़ाता हुआ गौरव के सामने पहुंचा। तू कार चला लेता है? गौरव ने हाथ के इशारे से बताया कि नहीं चला पाता। आज सिखाता हूँ फिर तुझे। मन्नू गौरव के कान में कुछ बताने लगा। उधर गैराज में मैकेनिक बापूश्री के एक चेले से बात कर रहा था। इधर और जनों को भेजो, जहाँ मैं अकेले पड़ गयो तो लेने के देने पड़ जाएं। 4 जन और भेजो। मन्नू और डरा हुआ गौरव अपनी गाड़ी वापस लेने के लिए गैरेज की ओर चल पड़े। उधर आश्रम से 4 लोग गैरेज की तरफ आने लगे। मन्नू गाड़ी वापस ले भी लेता तो उसके राइट लेग में इतनी ताकत नहीं थी कि क्लच ब्रेक दबा सकता। मन्नू ने इशारे से गौरव को छुपने के लिए कहा और खुद गैरेज में अंदर घुसता चला गया। उसकी छड़ी की आवाज सुनकर मैकेनिक ने उसे अजीब सी नजरों से देखा। राधे राधे भैया। राधे राधे। तुम कौन? मोए बापूश्री ने भेजो है? पर मैंने तो हट्टे कट्टे 4 जन बुलाए रहे, तुम्हें आने को किन्ने गई? भैया बापूश्री मुझसे कह रहे तुम जाके निगरानी करो और वाह को अंदर भेज दो। अरे पर मैंने तो उनको इधर बुलाई, ये उल्टी धारा काहे बाहर है? और मैंने तो तुम्हें पहले कभी देखो भी ना, तुम्हें जानू भी ना। तुम्हारी इच्छा, मैं वापस जाए के बापूश्री को बोल देता हूँ कि तुम मेरी बात ना मान रहे, फिर तुम जानो और बापू जाने। राधे राधे।
मैकेनिक कंफ्यूज्ड हो गया, उसको मन्नू पर शक हो रहा था। उसने फिर अंदर किसी को फोन लगाया। रुको, थम जाओ मिनट भर को। मन्नू रुक गया। हेलो, हाँ मैंने तुमसे कही कि मुझको 4 जन भेज दियो बाहर गैराज में, और तुमने यो एक भेजो, वो भी लंगड़ो। मन्नू जब श्योर हो गया कि मैकेनिक का सारा ध्यान फोन पर था, तब उसने गौरव को इशारा किया। गौरव दबे पांव बाहर आया और धीमे धीमे चलता हुआ गाड़ी के अंदर जा पहुंचा। ना भाई, अंदर से तो किसी ने ना भेजो। तू है कौन, सही से बता। मैं जादूगर हूँ भोसड़ी के, देख अभी जादू से क्या करता हूँ। मन्नू ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और अपना हाथ ऐसे बनाया जैसे चाबी घुमा रहा हो। अगले ही सेकंड गौरव ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैकेनिक को अपनी आंखों पर यकीन न हुआ। उसे लगा जैसे मन्नू ने जादू के जोर से गाड़ी स्टार्ट कर दी हो। जी का और है, जी कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अभी पता लगेगा बेटे। अभी गाड़ी रिवर्स में आएगी और तो को कुचल के मुंह को बिठा के आश्रम से बाहर चली जाएगी। मन्नू ने गौरव को कार के फंक्शंस तो बताए थे, लेकिन गौरव क्लच और रेस में कंफ्यूज हो गया था। उसने क्लच दबाकर रेस देनी शुरू कर दी। कार घुर्राने लगी। जी का और है, कुछ तो गड़बड़ है, जाके चेक कर। मैकेनिक जैसे ही कार की तरफ मुड़ा, मन्नू ने अपनी छड़ी उसके गले में डाल दी और अपनी तरफ खींचा। मैकेनिक गिर पड़ा। मन्नू ने उसकी गर्दन पर छड़ी अड़ा दी। साले गाड़ी चोर, नंबर प्लेट चेंज करके सोच रहा था कि गाड़ी तेरी हो जाएगी। मैकेनिक खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता रहा, पर मन्नू भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका गला दबा रहा था। मन्नू को यह भी ध्यान रखना था कि कहीं मैकेनिक मर ही ना जाए, लेकिन तभी मैकेनिक ने मन्नू के टूटे हुए पैर पर लात मार दी। मन्नू डर से चीख पड़ा और उसने गर्दन छोड़ दी। मैकेनिक पूरी तरह खांसने लगा और अपनी सांस वापस खींचने लगा। मन्नू ने इस बात का फायदा उठाया और लंगाते हुए कार में जा बैठा। तुझे बोला था ना बैक गियर लगा के रेस देते हुए पीछे ला, तूने क्लच ही नहीं छोड़ा। गाड़ी कैसे चलती? सर जी, थ्योरी के भरोसे कार चलानी सीखी थी, वो भी 2 मिनट में स्टार्ट करके रेस दे दी। समझो यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जल्दी हट। मैं स्टीयरिंग संभालूंगा और तू नीचे रेस क्लच ब्रेक देखेगा। वैसे क्लच मैं देख लूंगा, तू रेस और ब्रेक दबाइयो जब मैं कहूँ। जब तक मन्नू गाड़ी में बैठता, सफेद कपड़े पहने बापूश्री के 4 चेले दौड़ते हुए आ गए। मन्नू ने कार बैक की। सर जी, जल्दी गाड़ी काटो। एक बार इन्होंने लपेट लिया ना, तो आपके साथ साथ मुझे भी बांध के रख लेंगे। ब्रेक दबा, ब्रेक और दबा, अब ब्रेक छोड़। मन्नू गाड़ी गेट की तरफ ले जाना चाह रहा था। हल्की हल्की रोशनी होने लगी थी। सुबह की ठंडी हवा पर गाड़ी के इंजन की गर्मी भारी पड़ रही थी। अचानक मन्नू को मीरा दिखाई दी। रुक जाओ मन्नू जी, रुक जाओ, भागो मत। सर जी, रुकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। लड़की के चक्कर में मत पड़ना, वरना ये आपको दूल्हा बना लेगी। मन्नू तो तब रुकता जब उसे कुछ सुनाई देता। वो तो बहनों की तरह बस अपनी बात कहने में लगा था। तू रेस दे, धीरे धीरे। अबे ब्रेक नहीं, रेस दे। 10 बार समझाने के बाद भी गौरव ने रेस की बजाय ब्रेक दबा दिए और गाड़ी रुकने के साथ साथ बंद भी हो गई। मन्नू फिर स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। तब तक 4 लड़कों के साथ मीरा मन्नू के विंडो के पास आ गई। मन्नू जी, आपको ऐसे भाग के जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मन्नू ने गौरव का मुंह देखा और चिल्लाया। तुझसे रेस कहो तो तू ब्रेक दबा देता है, क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी भाई? अरे सर जी, इस पे लिखा नहीं है कि कौन क्या है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। आपको भागने की जरूरत नहीं है मन्नू जी, आप सुन रहे हैं? मन्नू ने मीरा के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। आप लोग कौन सा आश्रम चला रहे हो और आपका मैकेनिक मेरी कार की नंबर प्लेट क्यों चेंज कर रहा है? एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। मीरा अपने एक साथी की तरफ घूमी और धीरे से बोली, ये नंबर प्लेट चेंज क्यों कर रहे थे? मैकेनिक खुद आगे आ गया। या की गाड़ी में दोष है गो। बापूश्री ने कही गाड़ी का नंबर बदल के जौन पुलिस वालों ने लुटेरों को पकड़ा रात, उन्हीं को जाके दिया हो। मीरा 1 सेकंड तक उसको देखती रही, फिर मन्नू को मैसेज करने लगी, अभी यहाँ से मत जाओ, ये लोग आगे कहीं एक्सीडेंट करवा देंगे और आपके साथ साथ आपका चेहरा भी मर जाएगा। अभी चुपचाप अंदर आ जाओ, मैं आपको बाहर निकलने का सही टाइम बता दूंगी। मीरा का मैसेज पढ़कर मन्नू कंफ्यूज हो गया।
उसने गौरव को भी मैसेज पढ़ाया। गौरव भी साथ साथ कंफ्यूज हो गया। मन्नू के पैर में ऑलरेडी दिक्कत थी। अचानक उसने अपनी पॉकेट्स टटोली, उसकी गन भी गायब थी। जिसने उसका इलाज किया था उसी ने शायद निकाल ली थी। मन्नू गौरव से बोला, गौरव, यहाँ हम फंसते जा रहे हैं। अगर यहाँ से निकले तो मार दिए जाएंगे और नहीं निकले तो भी हाल बुरा ही होगा। मेरी गन भी इन्हीं में से किसी के पास है। अरे सर, आपको किसने कहा था जबरदस्ती लिफ्ट देने के लिए? मन्नू चुपचाप गाड़ी से बाहर निकल आया। चारों लड़के मन्नू को घेर कर खड़े हो गए। मन्नू का फोन बजा। सुबह 6 बजे उसे शिवानी फोन कर रही थी। मीरा समेत बाकी सारे लड़के भी उसे देखने लगे। मन्नू ने फोन उठा लिया। दादू नहीं रहे। मन्नू को शिवानी की थोड़ी सी आवाज आई थी, जिसमें उसने बस ये सुना था कि दादू नहीं रहे। दादू नहीं रहे का मतलब था कि शिवानी अब पूरे 12 करोड़ की प्रॉपर्टी की अकेली वारिस हो गई थी और अब उसके जितने भी रिश्तेदार आसपास होंगे वो अपनी पसंद के लड़के से शादी करवाने के लिए फोर्स करना शुरू कर देंगे। आज डेथ हुई थी, मतलब मैक्सिमम 3 दिन बाद इसकी शादी की बात शुरू हो सकती थी। मन्नू इतना तो जानता था कि अब 1 साल तक उसके घर में कोई शादी नहीं हो सकती क्योंकि डेथ हुई थी, लेकिन शादी पक्की तो हो सकती थी। मन्नू कार से निकलकर चुपचाप हॉस्पिटल बेड पर जाकर लेट गया। गौरव उसके साथ ही बैठा था। भले ही रूम में कोई नहीं था, पर वो जानता था कि कम से कम 2 लड़के बाहर गार्ड बनकर ध्यान रख रहे होंगे। सर जी, आपके साथ साथ मैं भी यहाँ पे फंस गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग आखिर हमसे चाहते क्या है और आपसे ही शादी क्यों करवानी है उसकी। गौरव ने देखा कि मन्नू उसके लिप रीड करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहनचोद, सबसे पहले तो आपकी ये कानपुर ठीक करवाने पड़ेंगे, वरना पहले डायलॉग बोलो फिर उसका सबटाइटल लिखो। यही चूतियापा चल रहा है कल से। मन्नू ने गौरव के सर पर हाथ रखा और बिना किसी फीलिंग के बोला, शांत हो जा, सो जा थोड़ी देर, आज सब ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि गौरव कोई रिएक्शन देता, रूम में एक डॉक्टर आ गया। मन्नू अलर्ट होकर सीधा बैठ गया। डॉक्टर बिना कोई सवाल किए मन्नू के कानों में टॉर्च डालकर चेकिंग करने लगा। इधर मन्नू अपने कान का इलाज करवा रहा था, उधर एसआई राकेश 1 मिनट भी चैन से सो नहीं पाया था। सुबह 7 बजे उसकी पत्नी उसे चाय देकर गई थी। बस चाय देकर ही उसे एक झपकी लगी थी कि उसका मोबाइल बजा। उसने तुरंत मोबाइल चेक किया। उसका शक सही था। एक अननोन नंबर से उसे 4 वीडियोस आए थे। चारों में उसकी डिफरेंट पोजीशंस दिख रही थी। गायत्री ने एक और शिकार बना लिया था। इसकी बहन की साली मुझे ब्लैकमेल करेगी। इसकी ऐसी बैंड बजाऊंगा ना मैं। तभी एक मैसेज और आया। इस मैसेज में उसके सेक्टर 20 के पुलिस स्टेशन के बाहर की फोटो थी और दूसरी फोटो उसके घर के सामने की थी। नीचे एक मैसेज और आया था, 5 lakhs ओनली। राकेश की फट के फ्लावर हो गई। अगर ये वीडियो उसके थाने में पहुंच जाती तो वो बस सस्पेंड होता, लेकिन अगर ये वीडियो उसकी बीबी देख लेती तो उसकी कुटाई पक्की थी। सब बढ़िया चल रहा था, इस पैंचोद मन्नू के चक्कर में साला। फिर राकेश को याद आया कि उसका तो एक्सीडेंट हो गया था और गौरव उसके पीछे पीछे गया था। राकेश ने मन्नू के बजाय गौरव को फोन मिलाया। घंटी बजती रही पर गौरव ने फोन नहीं उठाया। वो बेचारा उठाता भी कैसे, उसका फोन साइलेंट पे था और वो बस 10 मिनट पहले ही मन्नू के साथ वाले बेड पर सोया था। लेकिन मन्नू जाग रहा था। उसके कान भले ही खराब थे, पर आंखें और दिमाग उतने ही फास्ट चल रहे थे। मन्नू ने उसका फोन उठाया और एयरपोर्ट्स लगा लिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक्सीडेंट की वजह से मेरी राइट लेग टूट गई है और मेरे कान खराब हो गए हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ फोन के ईयरफोन से आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना तुझे? बेंचोद, तो सुन ले पहले मेरी बात।
जिस चूतियापंती में फंसा दिया तूने मुझे, वो साली अब मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मन्नू ने देखा फोन की बैटरी सिर्फ 8% बची थी। मैं यहाँ एक आश्रम में फंस गया हूँ। आश्रम तो नाम का है, पर लफड़ा कुछ और ही चल रहा है यहाँ पर। ये लोग हमारी कार का नंबर प्लेट बदल रहे थे, हमें यहाँ से जाने भी नहीं दे रहे। अब तुम जल्दी से बको कि गायत्री तुम्हें क्यों ब्लैकमेल कर रही है, क्योंकि फोन में सिर्फ 8% बैटरी बची है। राकेश ने हिचकिचाते हुए मन्नू को सारी दास्तान बता दी। वाह थानेदार साहब, नाड़े के ढीले तुम बनो और दोष मुझे दो। बहुत सही। बकचोदी नहीं चाहिए मुझे। ये मत बता कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मुझे बस ये बता कि तू 5 लाख कैसे भेजेगा, अकाउंट ट्रांसफर करेगा या। मन्नू को एक आइडिया सूझा। इस आइडिया से उन दोनों का काम बन सकता था। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। मथुरा में बापू श्री का आश्रम है, यहीं आ जाओ, यही समाधान मिलेगा। उतनी दूर कैसे आऊंगा मैं? वो एरिया मेरे अंडर नहीं आता। अरे तुम्हारे अंडर तो पहाड़गंज भी नहीं आता था, फिर भी गए ना वहाँ और किया ना गायत्री को अपने अंडर। अब वो तुम्हारे अंडरवियर के पोस्टर्स बनवा रही होगी। बकवास ना कर बेटी चोद, लोकेशन भेज। आता है। गौरव का फोन तो स्विच ऑफ हो गया। मन्नू के फोन में अभी 12% बैटरी थी। उसने अपने वाले से लोकेशन भेज दी और इंतजार करने लगा। राकेश कितनी भी जल्दी करता, पर जीप लेकर भी 10 बजे से पहले यहाँ नहीं पहुँच सकता था। मन्नू 9:30 का अलार्म लगाकर आंख बंद करके लेट गया और ये भूल गया कि 10 अलार्म भी बज जाए पर उसे तो सुनाई ही नहीं देगा। रात जब सब इंस्पेक्टर राकेश थक हार कर सो गया, तब गायत्री उठी और उसने राकेश के पर्स से उसके सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटो खींच के रख ली। इसके बाद उसने लाइट्स ऑन करके बिना कपड़ों के लेटे राकेश की भी पिक्स निकाल ली। गायत्री के पर्स में लगा कैमरा तो अपना कमाल कर ही चुका था। जब सब कुछ उसके हिसाब से हो गया, तब वो लॉज से बाहर निकली और रिसेप्शन पर बैठे लड़के से कह दिया कि पेमेंट साहब देंगे। सुबह सनराइज होने तक उसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वेट किया और उसके बाद वो पहले राकेश के पुलिस स्टेशन सेक्टर 20 में गई और उसके बाद उसके घर जो साहिबाबाद में था वहां गई और दोनों जगह की फोटो ले ली। इन आदमियों को लगता है ना कि ये जब चाहे तब हमें पटा सकते हैं। इनको तो मैं मजा चखाऊंगी। गायत्री के पास मन्नू और राकेश दोनों को ब्लैकमेल करने के लिए सारी पिक्चर्स और वीडियोस आ चुकी थी। अब उसका दिल्ली में कोई काम नहीं था। उसका फोन बजा। स्क्रीन पर मुस्कान का नाम देखकर उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। हेलो डार्लिंग। हाय बेब, क्या हुआ? मछली फंसी? मछली तो मछली, साथ में मगरमच्छ भी फंस गया। वो कैसे? गायत्री ने मुस्कान को मन्नू के साथ साथ उसके दोस्त सब इंस्पेक्टर राकेश को फंसाने की भी कहानी सुना दी। ग्रेट यार, ये तो तूने एक तीर से 2 निशाने बना दिए। हाँ वो तो है, पर पीयूष ने बताया था कि ये साला मन्नू बहुत डेंजर आदमी है। थोड़ी सी नर्वस हूँ कि उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल करूँ या ना करूँ। देख, अगर कॉल करती फिर ब्लैकमेल कैसे कर पाएगी? इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है कि उसको डरा कर रख, क्योंकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड से मिली हूँ। शिवानी बहुत सीधी लड़की है, वो मन्नू को भगवान की तरह मानती है। अगर उसको पता चल भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मन्नू उसे फिर मैनिपुलेट कर दे और फिर तेरे हाथ एक सिक्का भी नहीं आए। तेरे मिलने से याद आया, जब तू शिवानी से मिल चुकी थी तो तूने मुझे उसका नंबर क्यों नहीं दिया? मुझे उसके नंबर के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, पता है तुझे? यार यही तो भूल हुई मुझसे कि मैं उसका नंबर सेव करना भी भूल गई। फिर मन्नू को पकड़ा बनाने का आइडिया तो मुझे तब आया ना जब तो मुझे कोटा स्टेशन पर मिली। हाँ यार, वो तो लकी डे था। साला बेवकूफ सोच रहा था कि हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, बल्कि उसको तो लग रहा होगा कि तू मुझसे जेलस फील कर रही है। साली जेलस तो मैं सच में फील कर रही थी, पर फिर मैंने सोचा कि मन्नू जैसे हरामी तो किसी के नहीं होते। इनके चक्कर में अपनी दोस्ती क्यों कचरा करूं? अच्छा तू एक बात बता, क्या तुझे मन्नू के साथ फिर उस पुलिस वाले के साथ बैग शेयर करने में हेजिटेशन नहीं हुई? हाँ, मन्नू तो बुरा नहीं था। वो साला इतना हैंडसम लग रहा था कि अगर सेकंड एसी की जगह फर्स्ट एसी होता और कोई देख ना रहा होता तो मैं ट्रेन में भी उसको मना नहीं करती। लेकिन उस पुलिस वाले के साथ कुछ भी करने में बहुत अजीब लग रहा था। इनफैक्ट मैं डरी हुई थी, पर वो जाट साला। पर व्हाट?
हाय, इतना ऑसम है वो बेड पे, क्या बताऊं तुझे। तू ट्राई कर, मन्नू को भूल जाएगी। हट साली कमीनी, तू बकवास मत कर। और ये बता कि वापस कब आ रही है? मैं आज ही वापस निकलूंगी। तू बता, तू अभी कहाँ है? मैं रतलाम आई हुई हूँ और यहाँ कुछ ठरकी बुड्ढे बकरे बनने को तैयार बैठे हैं। कामिनी, एक से तो पैसे आने दे, दूसरे का नंबर बाद में लगाएंगे। चल, मैं शाम को कॉल करती हूँ तुझे। अभी हमारे जाटों को डरा तो दूं। मुस्कान की कॉल काटते ही उसने मन्नू को शिवानी का मोबाइल नंबर व्हाट्सएप कर दिया। क्योंकि ये भी नया नंबर था, इसलिए उसने पहचान की खातिर एक ऐसी वीडियो भेजी थी जिसमें गायत्री की बैग दिख रही थी और मन्नू का फेस शो हो रहा था। उसका मैसेज सेंड तो हो गया था पर डिलीवर नहीं हुआ। सुबह के 10 बज रहे थे। मन्नू और गौरव दोनों बेसुध होकर सो रहे थे और दोनों के ही फोन स्विच ऑफ हो चुके थे। बापू श्री का एक सेवक बड़ा सा फर्राटा फैन लगाकर चला गया था। मीरा 2 बार मन्नू को देखने आ चुकी थी। दोनों बार वो सोता मिला था। जब वो तीसरी बार वहां पहुंची तो बापू श्री भी साथ में आ गए थे। लड़के में दोष तो है, पर तेरे भाग्य के लिए बहुत अच्छा है ये। तेरी किस्मत इसी के साथ चमकेगी पुत्री। जी बापूश्री, पर मैं इतनी जल्दी ब्याह नहीं करना चाहती। फिर ये आदमी तो पहले से ही किसी कन्या की संगत में उलझा हुआ है। हमने पता किया है। इसका मोबाइल, इसकी गाड़ी से पता चला है कि यही वो आदमी था जिसने सिकंदर जैसे गुंडे को पकड़वाया था। ये जिस लड़की से मिलने पटना जाने वाला था, उस लड़की के पास करोड़ों की जमीन जायदाद है। फिर तो मन्नू जी को उसकी प्रॉपर्टी का लालच होगा, इसीलिए इतनी दूर जा रहा होगा। ये तो है, पर इसके लालच में तेरा भाग्य भी जुड़ा हुआ है कन्या। तुझे क्या लगता है कि तुझे इतने सारे गाड़ी वालों ने लिफ्ट देने से मना किया, फिर इसने क्यों हाँ बोला? क्या पता इसकी नीयत ठीक ना हो। वैसे मैंने तो मना कर दिया था और इसने मेरे साथ कुछ बुरा भी नहीं किया। पर मुझे समझ नहीं आ रहा बापूश्री, आप जैसा कहें वही होगा। जैसा कृष्ण चाहेंगे वैसा होगा। घनश्याम से पूछो इसकी गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज हुई कि नहीं। ये आप क्यों करवा रहे हैं बापूश्री? बापूश्री बस मुस्कुराए। मैं नहीं चाहता कि जिसे तेरे नसीब को रोशन करना हो वो अपनी जीवन ज्योति बुझा दे। ये गाड़ी इसके लिए ठीक नहीं। जिस दिन से ये गाड़ी इस व्यक्ति की जीवन में आई है, उसी दिन से इसके जीवन में दुर्घटनाएं हो रही। तभी घनश्याम दौड़ता हुआ बापूश्री के पास आया। बापूश्री राधे राधे। एक पुलिसमैन मनु और गौरव को पूछ रहा है। उस दिन मीरा ने पहली बार बापूश्री के चेहरे पर चिंता की लकीर आती देखी थी। ऐसा ही राकेश मीना मन्नू के बुलाने पर दिल्ली से निकलकर मथुरा पहुंच चुका था, पर बापूश्री को ये खबर बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। उनके चेहरे पर हल्की ही सही लेकिन टेंशन आ चुकी थी और ये टेंशन मीरा से छुपी नहीं थी। बापूश्री, उसको क्या बोलना है? उसको बोलो कि हमें ऐसे किसी भी व्यक्ति की कोई जानकारी नहीं है। I told him the same, बापूश्री, but he said he has the exact location of this place. वो पूछा है कि अगर सीधे से मनु और गौरव को बाहर नहीं लाए तो वो पूरा आश्रम चेक करेगा। आश्रम तो खैर क्या चेक करेगा, अपनी जीवन लीला समाप्त करेगा। इन दोनों के मोबाइल पहले ही जब्त कर लेने चाहिए थे। बापूश्री को ऐसा कहता देख मीरा की आंखें फटी रह गई। वो बापूश्री को जैसा समझ रही थी ये वैसे नहीं थे। एक काम करो, उसे भजन केंद्र में बिठाओ,
हम वहीं मिलते हैं उससे। घनश्याम ने हाँ में सिर हिलाया और बाहर निकल गया। उसके बाकी चेले भी बाहर चले थे। इनका ख्याल रखो तुम मीरा, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम जैसी कन्या नहीं मिलेगी इसे। तुम्हें पाके तर जाएगा ये, फिर किसी कन्या की ओर मुंह नहीं करेगा और अपने होने वाले पति को खुश करने से तुम्हें भी दोगुनी खुशी मिलेगी। जाओ, ख्याल रखो इसका। मीरा को ऑर्डर देकर बापूश्री भी बाहर निकल गए। पीछे मीरा अकेली रह गई। गौरव और मन्नू अभी भी गहरी नींद सो रहे थे। ये आदमी मेरा जीवन साथी बनेगा, ये लड़कीबाज। मीरा खुद से बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई। अब कमरे में सोते हुए सिर्फ मन्नू और गौरव रह गए थे। मीरा ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। दरवाजे की आवाज होते ही गौरव उठा। उसने तुरंत मन्नू को हिलाया। मनु सर, उठो जल्दी, उठो यार। मन्नू ने आंखें खोली, आसपास चेक किया पर उसका फोन वहां नहीं था। गौरव ने इशारे से बताया कि उसका आईफोन भी यहाँ नहीं था। दोनों बापूश्री के लड़के चार्ज करने के नाम पर ले गए। आपको तो सुनाई भी नहीं दे रहा है क्योंकि आपके कानपुर में तो हड़ताल चल रही है। मन्नू अपने कान साफ करने लगा। मुझे तेरी आवाज आ रही है, बस लग रहा है कि तू बहुत दूर से बोल रहा है। दूर से नहीं, मुंह से बोल रहा हूँ, सुनो आप ध्यान से। गौरव अपना मुंह मन्नू के कान के पास ले गया। राइट वाले नहीं, लेफ्ट वाले कान में बोल। गौरव घूम के लेफ्ट वाले कान के पास आ गया। ध्यान से सुनो, अभी बापूश्री एंड टीम बात कर रहे थे कि राकेश आ गया है। राकेश इंस्पेक्टर वही जो हमें ढूंढ रहा है। हाँ तो फिर चल ना, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? धीरे बोलो, अभी सबको यही पता है कि हम दोनों सो रहे हैं। पता नहीं सालों ने पानी में क्या मिलाया था, पर अच्छा है ना, उन्हें लगता है कि हम सो रहे हैं और इसीलिए वो लोग मीरा को देखभाल करने के लिए छोड़ गए हैं। मन्नू आधी बात सुनकर पूरी समझने की कोशिश कर रहा था। मीरा आपसे शादी नहीं करना चाहती, बापू चाहता है कि आप शादी करो। गेम समझ रहे हो? एक काम करते हैं, बाथरूम में एक छोटी सी विंडो है, उसे तोड़ने की कोशिश कर, देख वहां से जगह बन सकती है या नहीं। गौरव ने हाँ में सर हिलाया और बाथरूम की ओर चल दिया। मन्नू अपनी टूटी टांग लेकर उठने की कोशिश करने लगा। नींद पूरी करने के बाद उसके कान थोड़े थोड़े काम करने लगे थे, पर उसके पैर में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया था। मन्नू फिर भी हिम्मत करके उठने की कोशिश करने लगा। तभी दरवाजा खुलने की आवाज हुई। मन्नू अलर्ट हो गया। दरवाजे पर मीरा थी। मन्नू को जगह देखकर वो चौंक गई। उसने इधर उधर देखा पर गौरव उसे दिखाई न दिया। गौरव कहाँ गया? मन्नू लंगड़ाते उसके पास गया, उसे अपनी तरफ खींचा। अरे ये क्या कर रहे हो? और फिर तुरंत मन्नू ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं जानता हूँ कि तुम इन लोगों जैसी नहीं हो, इसलिए तुम्हें मेरे यहाँ से निकलने में मदद करनी होगी, समझे तुम? मैं तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ फंसा हूँ। और चिल्लाओ मत, सुनाई दे रहा है मुझे। अच्छा, तो तुम्हारे कान चलने लगे? ये वाली लाइन क्या बोली, मैं मिस कर गया। पर इम्पोर्टेंट बात समझो, मुझे अपना फोन चाहिए। मेरा और गौरव दोनों का फोन गायब है, प्लीज मुझे लाके दो। मैं क्यों ला कर दूं? मैं तो खुद ही इसी आश्रम की हूँ ना, मैं बापूश्री के अगेंस्ट कैसे जा सकती हूँ? तुम हिंदी में बोलो यार प्लीज, मुझे बापूश्री और आश्रम समझ आया बस। मैं हिंदी ही बोल रही हूँ, समझ नहीं आती तुम्हें? मैं बापूश्री के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी। बापूश्री का क्या नहीं खाऊंगी? ये लास्ट वाला नहीं समझ आया। बाहर में जाओ। हे लिसन, सुनो, तुम ठीक से बोल नहीं पाती, मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, पर मैं प्रॉपर बोल सकता हूँ, तुम प्रॉपर सुन सकती हो। ओके, तो सुनो मेरी बात। एक लड़की है जो मेरा वेट कर रही है, उसको मेरा इंतजार है कि मैं जरूर आऊंगा। वो मर जाएगी अगर मैं वहां नहीं पहुंचा। और बापूश्री तो तुम्हारी मेरी शादी करवा देंगे, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। बापूजी को कोई लालच होगा, उन्हें लगता होगा कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरी बहुत प्रॉपर्टी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। समझो, मेरे चक्कर में तुम्हारी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। और तुम्हारी नहीं,
एक लड़की जो बेचारी मेरा वेट कर रही है। बस बस, ज्यादा ड्रामा मत करो, मैं खुद यहाँ से निकलना चाहती हूँ। तुम प्रॉमिस करो कि मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। जैसा तुम कहोगी वैसा होगा। प्रॉमिस करो। किसे पॉलिश करूं? मेरे जूते तो ऑलरेडी पॉलिश हैं। अरे क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अच्छा तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारा मोबाइल लेकर आती हूँ। मीरा फिर से दरवाजा बाहर से बंद करके चली गई, पर वो इस जल्दबाजी में ये भूल गई कि गौरव उसे दिखाई नहीं दिया था। गौरव वॉशरूम से वापस आया। सर जी, मैंने देखा, अगर एग्जॉस्ट फैन को हटा दो ना तो एक जन के निकलने की जगह बन सकती है। इतना क्यों परेशान हो रहा है? एग्जॉस्ट फैन को निकाल दे। मैंने देखा है उधर, एक बंदे की निकलने की जगह बन जाएगी। सर जी, जब से आपके कान में चोट लगी है ना, तब से आपने मेरी गांड मार रखी है। हैं? मेरी गांड पर कब चोट लगी? अबे चूतिए, मेरे कान पे साले। मन्नू ने उसे एक थप्पड़ मारा। मीरा फिर वापस आई। उसके हाथ में 2 फोन्स थे। ये पकड़ो जल्दी, तुम्हारा पॉलिश वाला दोस्त यहाँ बहुत नौटंकी कर रहा है, भगवान उसे बचाए। क्या? उसे बचाए या बापूश्री को बचाए? उसे बचाए, वो नोएडा पुलिस से है, यहाँ बिना परमिशन के आया है। बापूश्री को मथुरा का हर पुलिस वाला भगवान मानता है। वो एक फोन घुमाएंगे और तुम्हारे दोस्त को अंदर करवा देंगे, समझे? गौरव मन्नू की तरफ घूमा। सर जी, ये तो गरीब के साथ गलत हो जाएगा। ये मीरा पुलिस को ही बार बार पॉलिश करने को कह रही है क्या? सर जी, मस्ती का टाइम नहीं है अभी, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना घनश्याम की तरह आप भी बापूश्री के बम्स चाटते हुए मिलोगे। मन्नू ने बस हाँ में सर हिला दिया। मीरा वापस जाने लगी। सुनो मीरा दीदी, सुनो ना, आप थोड़ा सपोर्ट करो तो हम इसी मेन डोर से निकल जाएं। ये दोनों फोन्स तो डेड है, इन्हें चार्ज तो किया ही नहीं सालों ने। अबे गौरव, ये दोनों फोन्स तो डेड है यार। अचानक मीरा की आंखों में अजीब सा प्यार उमड़ने लगा। जब से यहाँ आई हूँ तब से जाने कितने लोगों ने मुझे कैसी कैसी नजरों से देखा है, कैसे कैसे नाम से बुलाया है, पर तुम फर्स्ट हो जिसने दीदी कहा मुझे। तुम बहुत अच्छे हो गौरव। हाँ दीदी, थैंक यू सो मच, पर यहाँ से निकलना। अभी कुछ देर रुक जाओ, अभी सब उस पुलिस वाले की वजह से यहीं आसपास मंडरा रहे हैं। मैं जाती हूँ, रास्ता साफ हो जाएगा तो मैं तुम दोनों को लेने आ जाऊंगी, ठीक है भैया? ऑफ कोर्स दीदी, हाँ मतलब जरूर दीदी। दीदी थैंक यू सो मच। तुझे सच में इतनी खूबसूरत लड़की में अपनी दीदी दिखाई दे रही थी क्या? सर जी, वो मैं लड़की को कब से देख रहा था कि उसे ऐसा लग रहा है कि हर कोई उस पे लाइन मार रहा है, तो मैंने बस टॉन्ट में कह दिया था, जैसे मीम्स में कहते हैं ना, ओ दीदी बस करो दीदी। लेकिन वो तो सच में खुश हो गई, और अच्छा है ना, अपना काम बन जाएगा, 20 मिनट में लेने आ जाएगी, और उस एग्जॉस्ट फैन को हटाने में हाथ भी नहीं काले करने पड़ेंगे। नहीं गौरव, अगर 20 मिनट में राकेश यहाँ से चला गया तो हमारी एक अपॉर्चुनिटी भी खत्म हो जाएगी। फिर क्या करें? चल वॉशरूम। मन्नू लंगड़ाते हुए गौरव के पीछे पीछे जाने लगा। ऐसा ही राकेश जैसे ही आश्रम में घुसा, उसे नींद आने लगी। यहाँ जो धूप बत्ती जल रही थी, जिस तरह म्यूजिक बज रहा था और जैसी ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, उसे फील करके राकेश की आंखें भारी हो रही थी। पिछले 15 मिनट से वो जिससे भी पूछता था कि गौरव या मन्नू उर्फ मनमोहन कहाँ है, वही उसे 2 मिनट का एक्सक्यूज मांगकर गायब हो जाता। आश्रम का एक सेवक उसके पास मिठाई और पानी रख के चला गया था। पानी तांबे की बोतल में था। मिठाई तो ना खाऊंगा, पता नहीं क्या मिलाया हो इसमें, पानी पी लेता हूँ। राकेश ने पानी पीना शुरू ही किया था कि एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी अपने पीछे 4 लोगों को लेकर वहाँ आ गया और मुस्कुराने लगा। उन 4 में से एक घनश्याम भी था। अरे तू तो वही अंग्रेज है ना रे, जो हिंदी बोलता है। राधे राधे, इनसे मिल गए, ये है। अरे जो कोई भी हो, मन्नू या गौरव जैसे तो ना लग रहे, पहले उनसे तो मिलवा दे भाई, उसके बाद कहेगा तो उनसे भी मिल लूंगा। बहुत जल्दी में हो। मेरा नाम गोपाल दास ब्रजवासी है। ये सब मुझे बापूश्री कहते हैं। ये आश्रम मेरा ही है। लो बताओ, अब आपका आश्रम है तो आपको पता होगा ना कि गौरव और मन्नू कहाँ हैं।
बापूश्री बहुत ध्यान से राकेश का माथा देखने लगे। कितना पैसा लेना चाहते हो तुम अपने दोस्त से? तुम तो बहुत बड़े संकट में हो बेटा। तुम्हारे ऊपर तो किसी बुरी आत्मा ने हमला कर दिया है। बुरी आत्मा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ किसी संयोग से आए हो? नहीं बच्चा, यहाँ कोई दुर्घटना नहीं होती, सिर्फ घटना होती है। तुम्हारी परेशानी का समाधान तुम्हें यहाँ मिल सकता है। कोई कन्या अगर तुम्हें तंग कर रही है तो तुम उससे बच सकते हो। राकेश का दिमाग घूम गया। वो यहीं सोच कर पागल होने लगा कि बापूश्री को कैसे पता कि उसे कोई कन्या तंग कर रही थी। तंग क्या, सीधा सीधा ब्लैकमेल कर रही थी। कोई 10 मिनट तक बापूश्री उसका ब्रेन वॉश करते रहे। 10 मिनट बाद वो भूल चुका था कि वो यहाँ क्यों आया था। अभी तुम जाओ राकेश, तुम्हारा समाधान यही इसी आश्रम में होगा। तुम चिंता मत करो, अब की दिल्ली जाओ और अपनी धर्मपत्नी को भी साथ लेकर आओ। राकेश ने बिल्कुल दंडवत होकर बापूश्री के पैर छुए। राकेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं आज ही उसे यहाँ लेकर आता हूँ। जय हो बाबा जी की। बापूश्री ने ढेर सारे फलों के साथ राकेश को विदा कर दिया। राकेश जीप लेकर आश्रम से बाहर निकला ही था कि उसे याद आया, अरे बहनचोद, ये गौरव और मन्नू के बारे में तो पूछा ही नहीं। पर तभी जीप की पिछली सीट से गौरव का सर बाहर निकला। राकेश इतनी जोर से डर गया कि उसने तुरंत जीप रोक दी। सुबह के सिर्फ 11 बजे थे जब राकेश अपनी पुलिस जीप लेकर बाहर निकला ही था कि उसे जीप की पिछली सीट से गौरव का सर निकलता दिखाई दिया। राकेश ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक्स लगा दिए। बेटी जो तू ऐसे सांप की तरह क्यों छुपा है अंदर? हाँ, और निर्मली की तरफ लोग बाहर जाने भी नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से बाथरूम की खिड़की का एग्जॉस्ट फैन हटाकर 7 फीट नीचे कूदकर बाहर पहुंचा और यहाँ पे देखा कि पुलिस जीप खड़ी थी तो उसी के पीछे छुप गया। और मन्नू कहाँ है? मनु सर की टांग टूटी पड़ी है और उनके कान भी नहीं चल रहे। आधी बात सुनते हैं और आधी अपनी तरफ से मान लेते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया और खुद वही बाथरूम में छुप कर बैठे हैं। बाथरूम में कितनी देर छुप लेगा? और ये आश्रम वाले मन्नू को रोकना क्यों चाहते हैं? मन्नू की मार के इन्हें क्या मिलेगा? अब एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर वह एक लड़की है मीरा, और बापूश्री मीरा की शादी मन्नू सर से करवाना चाहते हैं। चाहते क्या है, डिक्लेयर ही कर चुके हैं कि मन्नू ही मीरा का भविष्य सुधारेगा। बड़ा खुफिया आदमी है ये बहनचोद। मुझसे कह रहा है कि मेरी जिंदगी में कोई लड़की आई है जो मेरी ऐसी की तैसी फेल रही है। मैं अपनी घर वाली को भी यहाँ ले आऊं, फिर वो समाधान देगा। अब आपकी जिंदगी में कौन सी लड़की आ गई? वो गायत्री के साथ कुछ चक्कर वक्कर चल गया क्या? राकेश रात की डिफरेंट पोजीशंस याद करने लगा। उसको खोया खोया देख गौरव और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। अच्छा, यही बात है, मतलब गायत्री ने एक और का काट दिया। वाह, ज्यादा जुबान ना लड़ा भोसड़ी के। अब जो सोच की मन्नू सर को बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि वो भोसड़ी का ना बाहर निकलेगा तो मेरे 5 लाख देगा। वो 5 लाख देगा तो बहन की घोड़ी मेरा पीछा छोड़ेगी। ना बाहर निकलेगा तो मेरे 5 लाख देगा। वो 5 लाख देगा तो बहन की घोड़ी मेरा पीछा छोड़ेगी। गौरव को आइडिया था कि मन्नू के पास अब इतने पैसे नहीं बचे थे, पर उसने राकेश को नहीं बताया क्योंकि राकेश मन्नू को एस्केप प्लान में काफी हेल्पफुल हो सकता था। साला एक दिल तो कहता है कि बेंचो डंडा लेके जाऊं अंदर और एक के बाद एक सब पे डंडे तोड़ूं, मन्नू को कंधे पे उठाऊं और यहाँ लाकर ना उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दूं। बेंचोद, दूसरी टांग क्यों? अरे भोसड़ी का एक मुसीबत से निकलता नहीं है कि दूसरी में घुस जाता है। चूतिया साला। अरे नहीं, यहाँ डायरेक्ट जाने वाला चक्कर नहीं चलेगा।
अगर आपने अंदर जाके कोई धमकी वमकी दी ना तो ये साले यहाँ की लोकल पुलिस को बुला लेंगे और आपकी ऐसी रेल बनाएंगे कि गायत्री भी शर्मा जाएगी। बस ज्यादा मुंह चोटी मत कर, फिर बता क्या करना है। सबसे पहले तो चल के कहीं ढंग का नाश्ता करना है, साले अंदर बासी पूड़ियाँ खिलाते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। राकेश ने गौरव को घूर कर देखा। तो कुछ ज्यादा ही तेजी में मन्नू बनता जा रहा है, वो भी ऐसे ही ऑर्डर देता रहता है। अब संगत का तो असर होगा ही ना। अच्छा सुनो, पहले ये दोनों फोन्स को चार्ज में लगाओ, आपकी गाड़ी में चार्जिंग पॉइंट तो होगा ना। गौरव ने अपना और मन्नू का फोन बाहर निकाल लिया। पॉइंट तो है पर यूएसबी केबल ना है, चल वो भी कहीं आस पास ले लेंगे। यहाँ से जीप आगे बढ़ी और उधर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन आगे बढ़ गई। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से सुबह 11 बजे की राजधानी पकड़कर गायत्री कोटा जा रही थी। वो सेटिस्फाइड थी कि ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते के अंदर उसे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। गायत्री को फिर एक 5 सेकंड एसी में साइड अपर बर्थ मिली थी। कोटा पहुंचने में अभी 4 घंटे से ज्यादा का टाइम था। इतनी देर के लिए वो एक अच्छी नींद सो सकती थी। गायत्री को सोए अभी 1 घंटा ही हुआ था कि एक हैंडसम सा लड़का उसके पास आया और बहुत प्यार से बोला, हेलो मिस, हे, राइज एंड शाइन, हेलो, प्लीज उठिए। गायत्री ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और इशारे से पूछा कि क्या है। आई एम रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट दिस इज माई बर्थ। आप शायद रॉन्ग कोच में। वेट अ मिनट, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। रुको, लेट मी शो यू। आई बुक्ड माई टिकट ऑनलाइन एंड। गायत्री ने मोबाइल में अपना टिकट खोल लिया। ये देखो, 8324। लड़का मुस्कुराया। अगेन सॉरी टू डिसअपॉइंट यू बट ये A3 नहीं A2 है। गायत्री हड़बड़ा गई। उसने इधर उधर देखा, टीटी भी अब तक आया नहीं था। गायत्री हमेशा की तरह अपनी बर्थ पर अपना बैग, चार्जर, ईयरफोन, चिप्स के पैकेट वगैरह सब फैलाकर लेटी थी। ओह, ये A2 है। मैं तो A3 देखकर ही। नेवर माइंड, मैं आपकी बर्थ पर चला जाता हूँ। टीटी आए तो कह देना कि आपने साजिद के साथ सीट एक्सचेंज की है। ओके। गायत्री ने ऊपर से नीचे तक साजिद को देखा। वो मन्नू से भी लंबा और हैंडसम था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आतिफ असलम के फेस और आवाज पर अर्जुन रामपाल की हाइट दे दी गई हो। साजिद के मसल्स भी शानदार थे। साजिद, ओके। अगर टीटी पहले आपके पास आ गया तो मैं बता दूंगा कि सेम बर्थ पर A2 में एक सुंदर सी लड़की की नींद खराब करने की पनिशमेंट में मैं उसकी बर्थ पर यहाँ लेटा हूँ। वाओ, आप पोएट हो क्या? हाँ, कभी कभी, बट मोस्टली मैं गाना गाता हूँ। ओह, आपको देखकर ही लग रहा था कि कहीं आप कोई सिंगर तो नहीं। मैं जरूर बताता आपको कि मैं क्या क्या हूँ, बट फिलहाल मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ। सो इफ यू डोंट माइंड। साजिद अपना बैग लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि गायत्री ने रोक दिया। वेट, आपकी डेस्टिनेशन क्या है? मुझे जाना तो चित्तौड़गढ़ है। ओह ग्रेट, फिर तो आप कोटा ही उतरोगे ना? यस। क्यों, आर यू ऑल्सो गोइंग कोटा? यस, ऑफ कोर्स। साजिद ने सर को झटका देकर गायत्री को ग्रीट किया और आगे जाने लगा। ओके देन, सी यू इन कोटा। वेट, आप चाहो तो, आई मीन इफ यू डोंट माइंड, यू वांट टू शेयर द बर्थ? मीन्स? आई मीन इट्स अ डे जर्नी। दिन में कौन सोता है? सो कम हियर, हॉप अप, थोड़ी बातें हो जाएंगी। ट्रैवल टाइम पता ही नहीं चलेगा। व्हाट से? Thanks for the offer, lady, but I think I want to lie down sometime. साजिद ने गायत्री का नाम भी नहीं पूछा और चला गया। साला इतना एटीट्यूड दिखा रहा था। कोई मन्नू जैसा होता तो अपर बर्थ में भी पर्दा लगाकर तुरंत शुरू हो जाता। गायत्री की नींद तो खराब हो ही चुकी थी। अब वो बस जैसे तैसे कोटा आने का इंतजार कर रही थी। उसको साजिद के रूप में नया बकरा भी दिख रहा था और अंदर से एक होप भी जाग रही थी कि क्या पता ये बाकी लड़कों जैसा ना हो।
क्या पता साजिद जैसा सिंगर ही उसका लाइफ लॉन्ग पार्टनर बने, क्या पता। यही सब सोचते समझते वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। गायत्री की नींद 3 बजे खुली। कोटा आने में बस 20 मिनट बचे थे। वो जल्दी से अपना सामान पैक करने लगी। क्या पता वो भी सो रहा हो, क्यों ना मैं उसको जाकर उठा दूं। गायत्री अपना बैग लेकर नीचे उतरी और कोच A3 की तरफ चल दी। लेकिन जब वो बर्थ नंबर 22 पर पहुंची तो वो खाली थी। साजिद वहां था ही नहीं। ट्रेन स्लो होनी शुरू हो चुकी थी। कोटा प्लेटफॉर्म बस आने ही वाला था। वो वेट करने लगी। उतरने के बाद तो दिखेगा ही, मुझसे बच के जाएगा कहाँ। ट्रेन में साजिद नाम का नया पकड़ा गायत्री की आंखों से गायब हो चुका था और मथुरा में बापूश्री के आश्रम में किसी को गौरव और मन्नू ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे। 2 घंटे तक ढूंढने के बाद उन्होंने यही मान लिया था कि किसी अंदर वाले की हेल्प से ही गौरव और मन्नू पुलिस वाले की जीप में बैठकर यहाँ से भाग गए थे। दोनों के मोबाइल फोन का ना होना भी इसी बात की चुगली कर रहा था कि किसी अंदर के आदमी ने उनकी हेल्प की थी। इसी बीच ये अफवाह भी फैल गई कि मन्नू के पास ब्लैक पॉलिथीन में चरस थी। फिर ये कंक्लूजन निकाला जाने लगा कि आश्रम में जो आदमी नशे करते हैं उन पर नजर रखनी होगी। सिर्फ इस फिल्टर की वजह से मीरा सबके शक से बाहर थी। वो अपने चेंजिंग रूम में पहुंची और डोर अंदर से लॉक कर दिया। आप बाहर आ सकते हो, लेकिन मेरी तरफ नहीं देखना। मन्नू ने बस आधी बात सुनी और बाहर आ गया। मीरा ने उसे फिर घूर कर देखा। बोल रही हूँ ना, इधर मत देखो। फिर बाहर ही क्यों बुलाया? अच्छा भला मैं बेड के नीचे सो गया था। तो आपको औरतों को कपड़े बदलते देखना पसंद है? नहीं, मैं किसी औरत के कपड़े नहीं उतारता। मैं कोई दुशासन थोड़ी हूँ। दुशासन? कौन? था एक बुरा आदमी था। आप चेंज कर लो, मैं मुंह घुमा लेता हूँ। मीरा ने खुद भी मन्नू की तरफ पीठ कर ली और अपनी ब्लाउज खोलने लगी। वैसे आपको रुकना नहीं चाहिए था। अगर यहाँ पता चल गया तो आपके साथ साथ मुझे भी बहुत सजा मिलेगी। रुकना तो मैं चाहता भी नहीं था, पर टांग की इतनी बुरी हालत है कि ऊपर चढ़ ही नहीं पाया। एनीवेज, क्या क्या सजा देते हैं यहाँ पे? ये तो पता नहीं। 5 साल हो गए मुझे यहाँ, अब तक कोई सजा नहीं मिली। पूरे 5 साल की एक बार में ही सजा सुना दी आपको कि मुझसे शादी करनी पड़ेगी। इतने नेगेटिव क्यों हो आप? आपसे शादी करना इतना बुरा है क्या? इससे भी ज्यादा। अभी तो आपको मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है। मीरा ड्रेस बदल चुकी थी। वो वापस पलटकर खड़ी हो गई। हाँ, पर मैं बापूश्री को जानती हूँ। उनका कोई भी डिसीजन मेरे लिए कभी गलत नहीं हुआ। अरे वो लोग ब्रेन वॉश करते हैं, समझो। आफ्टर ऑल हर आदमी है तो पैसे के पीछे ही। इन्हें भी यही चाहिए। नहीं, बापूश्री पैसे के लिए कुछ नहीं करते। अच्छा, तो वो जमीन के लिए करते होंगे। उनको लगता होगा कि मेरे पास इतनी जमीन है या हो सकती है तो मैं अच्छा बक रहा हूँ। नहीं जी, वो किसी से कोई जमीन नहीं मांगते। लोग खुद उन्हें अपनी जमीन दान कर देते हैं। अच्छा, आपने कितनी की? एक भी नहीं। मेरे पास कोई जमीन है ही नहीं। स्ट्रेंज। फिर तो आप वाकई लकी हो कि आपको बिना कोई कीमत चुकाए यहाँ की प्रीमियम मेंबरशिप मिल गई है। मीरा अचानक से कुछ सोचने लगी। क्या हुआ? अरे प्रीमियम मेंबरशिप वाला बस मजाक था। मैं आपकी आस्था, आपके विश्वास पर कोई कमेंट नहीं कर रहा। नहीं, वो बात नहीं। जब मेरे पापा मुझे यहाँ लाए थे तब हमारे पास एप्पल के 6 बाग थे। और अब कितने? बस 2। मन्नू मुस्कुरा दिया। फिर मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। मुझे बस ये बता दो कि मेरी गाड़ी कहाँ है। रात में किसी टाइम जब बिल्कुल सन्नाटा होगा तब मैं आपको लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। इम्पॉसिबल है। आप थे ना यहाँ कल रात? इस आश्रम में कभी सन्नाटा नहीं होता। कोई बात नहीं। बहुत भीड़ भाड़ वाला टाइम तो होगा ना कोई, तब निकल चलेंगे। अरे पर कैसे? आपके पैर में तो चोट लगी हुई है। आप गाड़ी कैसे चलाओगे? और फिर आप यहाँ से निकलोगे तो सबकी नजर में आ जाओगे ना। पैर की चोट के साथ क्लच ब्रेक तो मैं मैनेज कर लूंगा। और रही बात यहाँ से निकलने की, तो मनु स्माइल करते हुए बड़े ध्यान से मीरा की उतारी हुई साड़ी देख रहा था। उसके मन में एक प्लान बन चुका था।
फंसा हुआ था, पर गौरव एसआई राकेश की जीप में बैठकर खिसक चुका था। अब मनु के पास एक प्लान था, जिस प्लान की मदद से वो और मीरा दोनों आश्रम से निकल सकते थे। मनु ने मीरा के फोन से अपने मोबाइल पर एक मैसेज किया, कैसे भी करके शिवानी को ये इन्फॉर्मेशन सेंड करो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और यहीं वेट करो, मैं बाहर आने का कोई रास्ता बनाता हूँ। मनु, आपको लगता है कि गौरव आपका फोन चेक करेगा? पता नहीं, उसको बोला तो था कि फोन चार्ज पर लगा कर रखे, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप समझो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मनु ने अपने हाथों की रेंज में उसको लिया और हल्के से गले लगाते हुए बोला, डोंट वरी डियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई नहीं देखेगा, सिंपली सबके सामने से निकल जाएंगे आप। ऐसा नहीं होता ना, आपको कैसे समझाऊं? आप यहाँ के लोगों को जानते नहीं ना, बापूश्री को नहीं जानते आप। हाँ, कुछ कुछ जान रहा हूँ। नहीं, आप रॉन्ग वे में जान रहे हो। रियलिटी में वो बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। वो आपको यहाँ रोकना चाहते हैं। ये आपकी कार का नंबर बदल रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, वो कभी किसी को फोर्स नहीं करते। तो फिर आपको मुझसे शादी करने के लिए फोर्स क्यों कर रहे हैं? ओहो, वो फोर्स नहीं कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं अगर आपसे शादी कर लूंगी तो मेरी लाइफ का अल्टीमेट गोल मुझे जल्दी मिल जाएगा। आपकी वजह से मेरा भाग्योदय होगा। वेट, व्हाट? क्या होगा? भाग्योदय होगा, नसीब खुलेगा। ओ, भाग्योदय। गुड जोक। मैं खुद अपने भाग्य से उलझ रहा हूँ। हर दिन नई प्रॉब्लम आ रही है और आपको लगता है कि मैं आपको। अचानक मीरा ने आगे बढ़कर मनु के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिया। मनु थोड़ा हिल गया। क्या पता मेरे साथ जुड़ने से आपकी किस्मत भी रंग बदल दे। सडनली मीरा को रियलाइज हुआ कि उसने मनु के दोनों हाथ बड़े प्यार से अपने हाथ में लिए हुए थे और वो कुछ ज्यादा ही करीब आ चुकी थी। यस, आई कैन अंडरस्टैंड आप पर बापू श्रीमान का कितना इन्फ्लुएंस है, बट मैं शादी करके आपकी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता। फोन नहीं करनी तो मत करो, लेकिन इतने गंदे एक्सक्यूज तो मत दो। मेरी लाइफ कैसे बर्बाद हो जाएगी? मनु बिना कोई जवाब दिए बेड पर बैठ गया और मीरा की उतरी हुई साड़ी उठाकर उसे ठीक से तह लगाने लगा। छोड़ो, आपको करने की जरूरत नहीं है। छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो। मीरा मनु के हाथ से साड़ी छीन रही थी कि मनु ने उसे एकदम पास में खींच लिया और दांत पीसकर बोला, चिल्लाओ नहीं, बाहर कोई सुन लेगा तो मुझे यही मार देगा। ऐसे कैसे मार देगा? मीरा का चेहरा मनु के इतने पास था कि उसकी सांसें मनु के फेस पर लग रही थी। मनु ने बड़े स्टाइल से आंखें बंद कर ली। मैं तुम्हारे साथ इसलिए शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी लड़की के साथ। हाँ, आई नो, शिवानी नाम है ना उसका। गुरुजी ने बताया था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, वो तो पहले ही थी ना तुम्हारी लाइफ में। बापूश्री को शिवानी के बारे में कैसे पता? ओह, मेरा मोबाइल कुछ समय के लिए चुरा कर ले गए थे ताकि मैं बाहर किसी को कांटेक्ट न करूं, तभी। आपको गलत लग रहा है, बापूश्री आपकी हेल्प कर रहे थे। उनकी हेल्प छोड़ो, मेरी बात सुनो तुम ध्यान से। शिवानी ही नहीं, ऐसी 10 और लड़कियां हैं मेरी लाइफ में, उनमें से 4 मुझसे शादी करना चाहती है। मीरा मनु से थोड़ी दूर हट गई। उनकी छोड़ो, आप करना चाहते हो, मैं आपको जज नहीं करूंगी। नहीं, टू बी ऑनेस्ट, किसी से नहीं। मैं बस जिंदगी जीना चाहता हूँ। लड़कियों के सपने तोड़ने को जिंदगी जीना कहते हैं। मनु एक नजर उसे देखता रहा। उसके पास फिलहाल मीरा की बात का कोई जवाब नहीं था। मीरा भी गेट खोलकर जाते जाते धीरे से बोली, कभी तो कहीं रुकना पड़ेगा ना, कभी तो कहीं। इधर मनु सोच में पड़ा। अकेले कमरे में बैठा था और उधर कोटा रेलवे स्टेशन पर गायत्री अकेले यहाँ से वहाँ साजिद को ढूंढ रही थी। ओफो, कहाँ चला गया ये बेवकूफ? हद है यार, लड़के रोते रहते हैं कि लड़कियां उन्हें भाव नहीं देती, यहाँ लड़के खुद ढूंढ रही है तो। अचानक गायत्री को टक्कर मारते हुए 4 पुलिस वाले भागते हुए गए। हे, देख के एसोल। गायत्री ने देखा कि ये चारों उसी ट्रेन की तरफ जा रहे थे जिससे वो आई थी। गायत्री भी क्यूरियस होती थोड़ी आगे बढ़ी। कोच A3 पर ऑलरेडी काफी पुलिस वाले थे। उसके आगे भीड़ भी लगी हुई थी।
गायत्री अपनी नन्ही सी हाइट की वजह से देख नहीं पा रही थी कि क्या पंगा हो गया था। उसने एक रैंडम आदमी से पूछ लिया, भैया यहाँ क्या हो गया? बहन जी कोई चोरी हुई है, मोबाइल, लैपटॉप, बैग, पर्स सब चुरा लिया। मैं आपको बहन जी दिखती हूँ? हटो सामने से, मुझे भी देखने दो। आदमी साइड हो गया पर गायत्री को फिर भी कुछ ना दिखाई दिया। फ्रस्ट्रेट होकर वो वहाँ से चली आई और स्टेशन के बाहर जाकर एक चाय की टपरी पर बैठ गई। भैया एक चाय देना। भैया एक नहीं 2 कर दो। गायत्री ने मुंह उठाकर देखा तो ये साजिद था। वो पहले से ही इस टपरी पर बैठा था। What the hell? मैं आपको वहाँ प्लेटफॉर्म पर ढूंढ रही थी और आप यहाँ? जब मिलना नहीं था तो बोला क्यों था? ओह सो स्वीट ऑफ यू, बट मेरा बैग चोरी हो गया था तो मैं पुलिस कंप्लेंट करने गया था। ओह गॉड, तो आप थे जिसके साथ चोरी हुई थी। मैंने पुलिस वालों को भागते हुए देखा था, बट अनफॉर्चुनेटली एनीवेज जो गया सो गया। गायत्री भी वहीं उसके साथ ही बैठ गई। क्या क्या गया वैसे? मैकबुक, आईफोन 14, क्लोथ्स एंड सम कैश, अराउंड 12,000 बस। बस? इसे तुम बस कहते हो? ये तो सब गया। बट आई कैन स्टिल पे फॉर द टी। साजिद ने अपनी जेब से कुछ छुट्टे पैसे निकाल के दिखाए। ये लूज नोट भी 500 रुपए के आसपास लग रहे थे। वाह यार, तुम्हें टेंशन नहीं हो रही कि तुम्हारा सब कुछ चला गया? डोंट से दैट। मेरा सब कुछ तो है मेरे पास। मेरे हाथ पैर ठीक है, माई वॉइस इज गुड, माई फॉर्चून इज इंटैक्ट, सो व्हाट डू आई वरी अबाउट? गायत्री साजिद के इस तरह केयरफ्री होने से ऐसी इम्प्रेस हुई कि कुछ बोल ही नहीं पाई। दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। आई नो तुम बहुत कूल हो एंड ऑल, बट स्टिल अगर कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन आस्क मी, आई एम हियर फॉर यू। साजिद ने गायत्री को प्यार भरी नजरों से देखा और बोला, यस आई नीड योर फोन फॉर अ मिनट। गायत्री ने तुरंत अपना फोन निकालकर साजिद को दे दिया। अरे ये लॉक्ड है। ओह हाँ सॉरी। गायत्री ने तुरंत फोन अनलॉक कर दिया। साजिद किसी को फोन मिलाने लगा। मेरे मैनेजर का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। साजिद ने तुरंत अपना सर पकड़ लिया। क्या हुआ? एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन। कभी कभी बहुत दर्द होने लगता है, बट वो एक्चुअली रेस्ट भी नहीं कर पाया ना। ओह अब क्या करोगे? तुम्हें तो चित्तौड़गढ़ जाना था ना? हाँ वहाँ कल मेरा कॉन्सर्ट है। आज तो मैं घूमने के लिए जाना चाहता था, बट अभी सोचता हूँ कि जब तक कहीं से कोई हेल्प नहीं आती तब तक यहीं कहीं स्टे कर लूं। साजिद अपनी जेब से छुट्टे नोट निकालकर गिनने लगा। गायत्री हिचकिचाते हुए बोली, रुको ये रहने दो, आई विल पे फॉर द होटल। तुम रेस्ट कर लो, और मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है। मैं घर से लैपटॉप ले आती हूँ। तुम्हें जो भी काम करना है तुम मेरे लैपटॉप से कर लेना, ठीक है? ओह नो 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 नो, मेरी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हो, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, बट थैंक्स फॉर योर कंसर्न, आई रियली अप्रिशिएट इट। किसी अनजान आदमी के लिए। अरे इसमें अनजान वाली क्या बात है? इतना तो जान लिया तुम्हें। वैसे भी मुझे नए नए लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। एंड यू आर इन ट्रबल, सो लेट मी ऑफर यू सम हेल्प प्लीज। साजिद सोचने लगा। अच्छा फिर जैसे ही मेरे पैसे आ जाते हैं मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। इमीडिएटली, आई वॉन्ट माइंड। अच्छा चलो अब मिस्टर सिंगर, मुझे कोई गाना सुना देना एज अ कॉम्प्लीमेंट्री। साजिद और गायत्री हंसते हुए पास ही के होटल खजांची में चले गए। होटल बहुत बढ़िया नहीं था, पर साजिद को रेस्ट करने के लिए इनफ स्पेस मिल गया था। गायत्री ने फॉर्मेलिटी करके रिसेप्शन पर ही साजिद को बोला, यू स्टे हियर, टेक रेस्ट, आई विल कम अराउंड 8 PM। तब तक तुम्हें जो ऑर्डर करना है करो, कोई इशू नहीं है। यार कैसे थैंक यू बोलूं तुम्हें? इतना कौन करता है किसी अजनबी के लिए? आई मीन आई एम ओवरवेल्म्ड। नो नीड फॉर एनी फॉर्मेलिटी, मैं वसूल लूंगी तुमसे। गायत्री वहाँ से चली गई। साजिद भी अपने रूम में पहुंचा और आराम से सो गया।
बापूश्री के मथुरा आश्रम में शाम को 7 बजे भजन अपने पूरे जोर शोरों से